नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में विषय सामाजिक विज्ञान में पार्ट 3 भारत शिल्प और स्थापत्य का परिचय प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों, भाग 1 में हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3 भारत की सांस्कृतिक विरासत, शिल्प और स्थापत्य। तो आइए देखते हैं पहले शिल्प क्या होता है और स्थापत्य क्या होता है। भारत अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, ऐसी बेजोड़ विरासत पूरे विश्व में और कहीं जल्दी देखने को मिलती नहीं है। क्योंकि भारत सदियों से ही बहुत ही शिल्प स्थापत्यों में बहुत ही आगे अग्रगण्य पंक्ति में आने वाला एक देश है। भारत की प्राचीन सिंधुकालीन नगर आयोजन समकालीन विश्व के नगर आयोजन की अपेक्षा श्रेष्ठ था। बड़े गौरव के साथ उसका उल्लेख किया जा सकता है। आइए देखते हैं शिल्प क्या होता है दोस्तों। शिल्पी अपने कौशल और कारीगरी से छेनी हथौड़ी द्वारा विविध प्रकार के मन के भावों को पत्थर, लकड़ी या धातु पर तराश कर जो रूप देता है, उसे हम शिल्पकला कहते हैं। इन शिल्पकला जो है वो पत्थर, लकड़ी और धातु तीनों पर देखी जाती है। तो शिल्पकला क्या है? तो शिल्पी का मतलब जो शिल्प बनाता है, जो इस तरह से के पत्थरों, लकड़ियों, धातु पर जो तराश काम करता है, उसे हम शिल्पी कहते हैं। तो शिल्पी अपने कौशल यानी अपनी कुशलता, अपनी कारीगरी से छीनी हथौड़ी के उपयोग के द्वारा उसके मन में जो भी भाव प्रकट होते हैं, उन भावों के आधार पर उसको जो तराशता है, वही शिल्पकला कहलाती है। आगे देखते हैं स्थापत्य क्या है। स्थापत्य का मतलब होता है निर्माण कार्य। संस्कृत भाषा में स्थापत्य के लिए वास्तु शब्द का पहले प्रयोग होता था, जो बहुत ही प्रचलित है। इस अर्थ में मकान, नगर, कुआं, किला, मीनार, मस्जिद, मकबरे इत्यादि के निर्माण कार्य को स्थापत्य कहा जाता है। स्थापत्य कला में स्थपति का कौशल प्रयुक्त होता है। आइए देखते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत का जो प्राचीन नगर आयोजन था वो कैसा था दोस्तों। तो प्राचीन युग से भारत नगर आयोजन में बहुत ही निपुण रहा है, क्योंकि पहले के ज़माने में जितने भी यहाँ पर इमारतें या मकान निर्माण हुआ करते थे, वो बहुत ही अच्छी तरह से आयोजन पूर्वक हुआ करते थे। तो आइए देखते हैं, इन महानगरों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रशासनिक अधिकारी का किला, जिसे हम सिटाडेल कहते हैं। दूसरा है अन्य अधिकारियों का निवास वाला ऊपरी नगर, और तीसरा है सामान्य नगरजनों के आवास वाला निचला नगर। तो दोस्तों जो पहला है, तो पहले के ज़माने में जो नगर आयोजन था, उसमें जो सबसे ऊपरी अधिकारी यानी कि जो शहरों पर अथवा जो नगर हुआ करते थे, गांव हुआ करते थे, उस पर जो शासन करते थे, सबसे उच्च अधिकारी जिसे हम प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं, उनके रहने के लिए सबसे ऊपर व्यवस्था थी। किले के अंदर उनके घर हुआ करते थे। उसके अलावा जो मध्य यानी कि देखा जाए निम्न स्तर के जो अधिकारी थे, जो उनके नीचे काम करते थे, उनके लिए अलग निवास स्थान था। और जो सामान्य प्रजा थी, उनका जो निवास स्थान था वो निचले नगर में था। तो इस तरह तीनों का निवास स्थान देखा जाए तो अलग अलग हुआ करता था। आइए आगे देखते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का किला जो ऊंचाई पर बनाया गया, सबसे ऊंचाई पर यह किला होता था। उसके बाद में ऊपरी नगर भी रक्षणात्मक दीवारों से सुरक्षित है। यहाँ 2 से 5 कमरे वाले मकान मिले हैं। कितने? 5, 2 से, यानी कि देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों के जो किले होते थे, वहाँ पर जो मकाने होते थे, मकान वो काफ़ी ऊंचाई पर बनाए जाते थे और चारों बाजू से उस पर किलाबंदी की जाती थी, जिससे उस पर जल्दी कोई आक्रमण ना कर सके। उसके बाद में हम जो बात की कि प्रशासनिक अधिकारियों के नीचे जो अधिकारी काम करते थे, वो भी ऊपर नगर में रहते थे और उनके घरों को भी, यानी जहाँ पर उनका निवास होता था, उसको भी चारों तरफ से दीवारों से सुरक्षित किया जाता था। उनके रहने के लिए यहाँ 2 से 5 कमरे वाले मकान प्राप्त हुए हैं दोस्तों। और जो प्रजा के लिए जो मकान हुआ करते थे, वो निचले नगर में होते थे। वो मकान मुख्य रूप से देखा जाए तो हाथ से बने होते थे और उसमें ईंटों का प्रयोग किया गया होता था। लेकिन जो ये प्रशासनिक अधिकारियों का और जो ऊपरी नगर दिया गया है, यहाँ पर जो मकान होते थे वो अधिकांश पत्थरों से मजबूत बनाए जाते थे। सिंधु घाटी की संस्कृति की प्रजा ने स्थापत्य के क्षेत्र में उस समय की सभी संस्कृतियों की अपेक्षा सुंदर और व्यवस्थित ऐसे कई नगर विकसित किए थे, जिनमें से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बहुत ही मुख्य नगर थे। आइए देखते हैं आगे। उसमें बात करते हैं पहले हम मोहनजोदड़ो नगर की। तो ईस्वी सन 1922 में, यानी कि हम गुलाम थे उस समय की बात की गई है। सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके के मार्गदर्शन से रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी नामक पुरातत्ववेत्ता ने, पुरातत्ववेत्ता का मतलब होता है आर्कियोलॉजिस्ट, की जो
पुरानी वस्तुओं पर खोज करते हैं ने सिंध, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान के लारखाना ज़िले में मोहनजोदड़ो एक नाम का नगर था, वहाँ पे खुदाई कराई। उस खुदाई के दौरान ये पूरा का पूरा जो मोहनजोदड़ो नगर है वो प्राप्त हुआ है। भूतकाल में मोहनजोदड़ो का जो अर्थ हुआ था, अर्थ जो करते थे वो लोग, उसका मतलब होता है मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो की नगर रचना, किस प्रकार के यहाँ के नगर थे। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो नगर आयोजन की दृष्टि से श्रेष्ठ था कि यहाँ के जो मकान थे बहुत अच्छी तरह बनाए गए थे। मकानों को बाढ़ और नमी से सुरक्षित रखने के लिए मकान चबूतरे पर बनाए जाते थे, यानी कि पहले चबूतरा बनता था और उसके ऊपर मकान बनाए जाते थे, यानी कभी भी अगर बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी से सिर्फ चबूतरे को नुकसान पहुँचे, मकान तक पानी ना जा पाए और मकान की जो दीवार है वो सुरक्षित रहे, उस पर किसी प्रकार का पानी से कटाव ना हो। इसलिए उस ज़माने में जो मकान बनाए जाते थे वो सारे के सारे चबूतरे पे बनाए जाते थे। श्रीमंत, श्रीमंत का मतलब होता है अमीर लोग, अमीर लोग, श्रीमंत का मतलब होता है अमीर लोग। तो जो उस ज़माने के अमीर लोग थे उनके मकान 2 मंजिलों के और 5-7 कमरे वाले, यानी बड़े बड़े मकानों में वो लोग रहते थे। सामान्य वर्ग के जो लोग थे उनके मकान 1 मंजिल या तो 2-3 कमरे वाले हुआ करते थे। इस तरह समग्र नगर के चारों ओर दीवार की रचना की गई थी। मकान के मुख्य द्वार राजमार्ग के बदले गली में खुलते थे, जहाँ सभी मकान में कोठार, कोठार का मतलब होता है डेहरी, जैसे कि दरवाज़ा होता है बराबर, तो दरवाजे के आगे जो थोड़ा ऊंचा भाग होता है उसको डेहरी कहते हैं। रसोई घर और स्नान घर के अवशेष भी मिले, यानी कि यहाँ के मकानों में ये सारी सुविधाएं भी हुआ करती थी। हवा और प्रकाश, यानी कि मकान के अंदर हवा और प्रकाश अच्छी तरह से आ सके, इस तरह खिड़की दरवाजे की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। अब देखते हैं कि मोहनजोदड़ो के रास्ते कैसे थे। तो इस नगर के विशिष्ट लक्षण यहाँ के रास्ते हैं, और ये रास्ते कितने चौड़े थे, 9.75 मीटर चौड़े रास्ते थे। छोटे बड़े रास्ते एक दूसरे से समकोण पर मिलते थे और एक साथ कई वाहन आ जा सके, यानी सामने सामने से आ सके जा सके, ऐसे रास्ते चौड़े थे। रास्ते के किनारे रात्रि प्रकाश के लिए खंभे होने का अनुमान है, क्योंकि जब यहाँ पे खुदाई हुई तो सड़कों के आसपास में कुछ कुछ दूरी पर खड्डे प्राप्त हुए हैं। तो उन खड्डों को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि इन खड्डों में बाम्बू लगाकर रात्रि प्रकाश के लिए व्यवस्था की गई होगी। नगर, नगर का मतलब उस जमाने के जो छोटे मोटे शहर थे वहाँ के रास्ते सीधे और चौड़े थे। मार्ग के बीच में कहीं भी मोड़ नहीं आता था, यह प्राचीन समय की विशिष्टता मानी जाती है। 2 मुख्य राजमार्ग थे, एक उत्तर से दक्षिण को जोड़ता था और एक पूरब को पश्चिम से जोड़ता था। इस तरह दोनों मार्ग मध्य में कहीं ना कहीं पर आकर समकोण बनाते थे। अब देखते हैं तीसरा है गटर आयोजन। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की नगर रचना का सबसे कोई प्रमुख लक्षण हो, प्रमुख आकर्षण हो, तो वो है गटर आयोजन, क्योंकि यही वो रचना है कि जिसने पूरे विश्व का ध्यान केंद्रित किया। ये गटर आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इसके बारे में। इस नगर रचना की विशेषता गटर योजना है। ऐसी गटर योजना समकालीन सभ्यता के भूमध्य सागर के क्रीट द्वीप के अलावा और कहीं देखने को इसके अवशेष प्राप्त हुए नहीं है। नगर में से गंदे पानी के निकास के लिए गटर बनाई गई थी और प्रत्येक मकान में एक सोखता कुआं होता था। ऐसी सुव्यवस्थित गटर योजना से लगता है कि उस समय नगर पालिका जैसी कोई कार्यक्षम व्यवस्था होगी, क्योंकि इतनी बुद्धिमत्ता का उपयोग से उस जमाने के लोग काम करते थे कि नगर का, घर का पानी पूरा का पूरा, पूरे नगर से गंदा पानी बाहर निकल जाए, उस तरह के उन लोगों ने उस जमाने में व्यवस्था करके रखी थी। अतः हम कह सकते हैं कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में उस जमाने के लोग, जो कि इतनी पुराना समय बीत चुका है, उस जमाने के लोग भी कितना ख्याल रखते होंगे। आगे देखते हैं। अब आता है सार्वजनिक स्नानागार। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। स्नान कुंड में स्वच्छ पानी अंदर भरने के लिए और गंदा पानी बाहर निकालने के लिए व्यवस्था थी। यानी जो स्नान कुंड था बड़ा ही बड़ा था, उसमें नया पानी भरना और जब पानी वो गंदा हो जाए तो उसे बाहर निकालना, उन दोनों चीज़ों की व्यवस्था थी। गर्म पानी की भी व्यवस्था थी और उस स्नानागार के आसपास में एक पंक्ति में काफ़ी कमरे मिले हैं। उन कमरों को देख कर लगता है कि कपड़े बदलने के लिए इन कमरों का उपयोग होता होगा। ऐसा लगता था कि धार्मिक प्रसंगों पर यहाँ पर स्नान करने के लिए ही इस स्नानागार का उपयोग होता होगा, क्योंकि ये स्नानागार बहुत ही बड़ा था। अब आगे देखते हैं सार्वजनिक मकान। तो मोहनजोदड़ो से सार्वजनिक मकान का मतलब ये बहुत ही बड़े आकार वाला था। तो ऐसे बहुत ही बड़े आकार वाले 2 मकान प्राप्त हुए हैं। इन दोनों मकानों को देखकर लगता है, क्योंकि ये इतने बड़े थे कि इनको देख के ऐसा लगता है कि क्या या तो ये सभा के लिए इसका उपयोग होता होगा, या मनोरंजन करने के लिए होता होगा, या सभागार अथवा
राज्य के कोठार के रूप में इस कमरे का उपयोग होता होगा, क्योंकि ये बहुत ही विशाल कमरा था। यहाँ मकानों की एक पंक्ति भी मिली है, जो शायद अंदाज़ा हम कर सकते हैं कि यहाँ पर सैनिक रहते होंगे। बैरक का मतलब होता है सैनिकों की रहने की जगह। तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो नगर रचना की बात पूरी होती है। आगे देखते हैं हड़प्पा। सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके के नेतृत्व में ईस्वी सन 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब में मोंटेगोमरी जिले में स्थित हड़प्पा के पास भारतीय सभ्यता के अति प्राचीन अवशेषों की खोज की। हिमालय क्षेत्र में रोपर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर, राजस्थान में कालीबंगन, गुजरात में धोलका तहसील में लोथल, कच्छ में देसलपुर शिकारपुर, धोलावीरा और सौराष्ट्र में लिमड़ी के पास रंगपुर, गोंडल के पास श्रीनाथगढ़ यानी रोजड़ी, मोरबी के पास कुंतासी, सोमनाथ, इन जगह पर भी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन सभी को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारे के सारे जो प्रदेश थे एक ज़माने में वो सिंधु घाटी नदी के किनारे हुआ करते थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी संस्कृति के अवशेष भी कहे जाते हैं। सप्त सिंधु नदियों का प्रदेश अपने देश की संस्कृति का प्रदेश है। इस प्रदेश में जो संस्कृति विकसित हुई है उसे सिंधु घाटी की संस्कृति कहते हैं। इसी जगह पर पाषाण और तांबे के औजार, पाषाण का मतलब होता है पत्थर का औजार, तांबे का औजार इत्यादि चीज वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, इसलिए उसे ताम्र पाषाण युग की संस्कृति भी कहते हैं। हड़प्पी समय के नगरों का आयोजन सुव्यवस्थित था। उन नगरों के बड़े बड़े कोठार और किलेबंदी उल्लेखनीय हैं। वहाँ के लोग गहनों के बहुत ही शौकीन थे, क्योंकि जब यहाँ खुदाई हुई तो काफ़ी कुछ मात्रा में गहने प्राप्त हुए हैं। तो उन गहने को हम देख कर कह सकते हैं कि उस ज़माने के लोग गहनों के काफ़ी शौकीन होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये भाग पूरा होता है। आगे वाले भाग में हम नंबर 3